चलो बाबू आओ। आज हम लोग कम से कम साइंस में 2-3 जीव विज्ञान के अंतर्गत अंतर देखेंगे। 2-3 जीव विज्ञान के अंतर्गत अंतर देखेंगे। जैसे मैंने पहली पॉइंट पे रखा कि धमनी एवं शिरा में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर, और एक अंतर हम देखेंगे रुधिर एवं लसिका में अंतर, जो कि हमारी परीक्षा में ये 3 अंतर से एक अंतर पूछा जाता है, और वो भी आपको अच्छे खासे नंबर से, यानी मैक्सिमम 4 नंबर आपको देता है। और परीक्षा के ये हर पेपर में इन तीनों से एक अंतर भी बहुत इजीली पूछता है। बस हमको आता नहीं है तो हम लोग कहते बहुत हार्ड है, नहीं, बहुत सरल और बहुत एकदम समझ लो एक तरह से बहुत एकदम इजीली क्वेश्चन पूछता है। अगर एक बार अंतर देखें तो कई बार मुझे याद रहता है। तो आइए मैं सबसे पहले की पॉइंट पे चलता हूं कि धमनी और शिरा में अंतर क्या है। जो कि ये धमनियां और शिरा जो हैं हमारे शरीर में ही पाई जाती हैं, और उन्हीं दोनों के बीच में अंतर देखना है कि इनमें क्या अंतर है और इनमें क्या अंतर है। यदि आप दोनों का कार्य पकड़ लिए या दोनों का कार्य आप जान गए तो जान लीजिए कि अंतर एकदम आसानी से लिख लेंगे, एकदम आसानी से अंतर लिख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं धमनी की तरफ। आओ देखते हैं धमनी। देखो कह रहा है कि धमनी एवं शिरा में अंतर दीजिए। तो हम पहले धमनी लिखा। धमनी क्या कह रहा है, पहली पॉइंट देखो, जितना पॉइंट देंगे उतनी आपकी कॉपी भरेगी और उतने ही अच्छा दिखाएगा आपका लेखन। और एग्जामिनर जो होता है यही देखता है कि बच्चे कितना जानते हैं उसके बारे में। तो आप भरसक कोशिश करिए कि जितने भी आप उत्तर दे या फिर उसका प्रश्न का हल कर, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या करें, पॉइंट बनाएं। जितना बढ़िया पॉइंट देंगे उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। इन्हें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक तरफ धमनी लिख दिए फिर उसके बारे में लिखे, फिर एक तरफ शिरा लिख के फिर उसके बारे में लिखे। नहीं, वैसे एग्जाम में मत लिखें। आप एग्जाम में ऐसे कॉलम बनाकर लिखें, एक तरफ धमनी लिखा एक तरफ शिरा लिखा, और उसमें पॉइंट बाय पॉइंट दें। तो पहली पॉइंट के तहत चलेंगे। देखो क्या कह रहा है कि इनकी दीवारें मोटी, पेशी व लची। जो शिराएं होती है ना उनमें दीवार होता है, और जो धमनी होती है उनमें भी दीवार होता है। इन दोनों में दीवार होता है। जैसे आप मकान बनते हुए देखा है कि अगर एक पास 2 मकान बने हुए, 2 रूम बना हुआ एक ही पास में, तो दोनों अगर रूम में जाएंगे तो दोनों में से आपको दीवार दिखाई देती है। बस समझ लो कि दीवार की बात कर दिया। अगले वाले रूम में जाएंगे, फर्स्ट रूम में तो भी दीवार है, सेकंड में जाएंगे तो भी दीवार है। इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, एक दीवार। एक दीवार का बात कर रहा है कि इनमें कैसा दीवार दिखने को मिल रहा है और इसमें कैसा दीवार दिखने को मिल रहा है। देखिए क्या कर रहा है, इसकी दीवारें मोटी, पेशी व जो धमनी का दीवार होता है वो मोटा होता है और पेशी एवं लचीला होता है। धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, पेशीय होती हैं और लचीली होती हैं। अब वहीं जब सिरे की बात करेगा तो कहेगा कि इनकी दीवारें जो अपेक्षाकृत लचीली होती हैं, अपेक्षाकृत पतली व लचीली होती हैं। ये आपके अपेक्षाकृत होती हैं, ये अपेक्षाकृत पतली होती हैं और वे लचीली होती। लेकिन ये कह रहा है कि पेशी व लचीली होती हैं, लेकिन मोटी होती हैं दीवारें धमनिया की। क्लियर? आगे चलते हैं फिर 2 नंबर पे। 2 नंबर देखो, यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। एक तरफ से धमनी का परिभाषा भी हो गया, पॉइंट भी हो गया और परिभाषा भी हो गया। धमनियां जो हैं हमारे शरीर के, देखो मैंने इस पे लिखा है यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। जो धमनी है उसका कार्य ही होता है कि जितने भी रक्त हैं हमारे शरीर में, जितने रक्त हैं वो क्या करते हैं, हृदय से उठाती है और सभी अंगों तक फैलाती है। अब वही देखो इसका अंतर में पॉइंट भी बन गया कि यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। हृदय में ब्लड पंपिंग होता है, जब वहां शुद्ध रक्त बनता है तो धमनी क्या करती है, फिर उसी रक्त को उठाकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है, शुद्ध रक्त को। लेकिन वही जब शिरा की बात करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे।
कि अंतर है तो उल्टा ही करेंगे हम इसमें देखकर। इसमें कहता है यह रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय में क्या कह रहा है कि यह रुधिर को शरीर के अंगों से लेकर हृदय में ले जाती है, यानी कि शरीर के अंगों से जो अशुद्ध रक्त होते हैं उसे उठाकर फिर ये हृदय को देती है, क्या पंपिंग करके फिर इसको शुद्ध बनाइए। एक तरफ से इनका परिभाषा हो गया, परिभाषा भी इसी पे हो जाएगा कि सिराय की परिभाषा क्या होती है, सिरा क्या होती है, तो कहेंगे आप तुरंत कि यह शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को उठाकर हृदय में पहुंचाती है, परिभाषा भी बन जाएगा इसका। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे देखते हैं। इनकी गुहा सक्रिय होती, सही बात है, धमनियां जो होती है ना उनकी जो गुहा होती हैं वो सक्रिय होती हैं, सक्रिय होती हैं, लेकिन वही जब हम सिरा की बात करेंगे तो इनकी गुहा चौड़ी होती है। उस सक्रिय होती है, कठिन थोड़ा होता है, लेकिन ये चौड़ा होता है, आसान होता है। उस सक्रिय होती है और ये चौड़ी होती है। आपको परिभाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकी गुहा सक्रिय होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है। नहीं आएगा, सिराएं की गुहाएं सक्रिय होती हैं, सॉरी धमनी की गुहाएं चौड़ी होती हैं और सिराएं की गुहाएं चौड़ी होती हैं। फिर एक बार आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, इनमें रुधिर अत्यधिक दबाव में बहता है। सही बात है, धमनी में रक्त जो है ना अत्यधिक दबाव में बहता है, लेकिन जब सिरा की बात करेगा तो सिरा में क्या करेंगे, इनमें रुधिर बहुत कम दबाव में बहता है। इनमें रुधिर क्या होता है, बहुत कम दबाव में बहता है, लेकिन इनमें रुधिर अत्यधिक दबाव में बहता है। पॉइंट नंबर 5, यह शरीर की गहराई में स्थित होती है, यानी सिंपल सी बात, जो हमारी धमनियां होती है ना वो मोटी नसी होती हैं शरीर के गहराई में, यानी मांसपेशी के अंदर। आपका मोटा नस कहाँ है, देख लो, मोटी नसें जो है उसको एक बार ध्यान दे लीजिए, देखिए कहाँ पे है, तो वो शरीर के क्या कहा है, यह शरीर के गहराई में स्थित होती है। लेकिन जब सिरा की बात कहेगा तो सिराएं की सतह पर स्थित होती है। ये कुल जो पतली पतली नसें दिखाई देती हैं, तो ये शरीर के किस भाग पे स्थित है, सतह पर, यानी कि ऊपर स्थित है, और ये जो है शरीर के अंदर यानी कि मांसपेशी में स्थित है। देखो पॉइंट नंबर 6, इनमें कपाट नहीं पाए जाते, बिल्कुल एकदम नहीं। हम सभी को पता है कि इनमें कपाट नहीं पाया जाता है। कपाट क्या होता है सबको पता है अच्छी तरह से, बस वही बात लेकिन इसमें कपाट की बात करें, इनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर कपाट पाए जाते। एग्जाम्पल पे अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो जैसे अगर खंभे से हम बिजली लेते हैं तो जो मेरा केबल होता है तो उसमें कटाप नहीं लगाते हैं, उसमें कटाप नहीं लगाते। कटाप कहाँ लगाते हैं, जहां मेरा बोर्ड होता है या जहां मेरा मीटर लगा होता है उसके बाद वाले में कटाप लगता है। तो उसके बाद इधर है, ये जगह जगह पे कटाप लगता है, कहीं तार शार्ट कर जाए तो कटाप अपने आप गिर जाए। तो कहीं कट फट जाता है तो होता है ना कि उससे कोई फर्क उतना पड़ता है, लेकिन जब ये कट जाता है तो रक्त रुकबे नहीं करता है, तो आपका समझ लो कि जीवन कटने वाला पारी आ जाता है। तो इसमें कटाप होता है और इसमें उसमें कपाट होता है, इसमें कटपाट थोड़ी थोड़ी दूर पे होता है, उसमें कपाट नहीं पाया जाता है। ये रहा धमनी और सिरा में अंतर, इसको नोट करिए। अब फिर हम चलते हैं डीएनए व आरएनए में अंतर लेकर। चलो पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। हमने कहा कि आज आपको 3 अंतर देंगे कम से कम, तो एक अंतर दिया धमनी और सिरा में अंतर दिया था। अब आएंगे डीएनए एवं आरएनए में अंतर। डीएनए एवं आरएनए में अंतर। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि इनका पूरा नाम ही नहीं अभी पता है, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, आरएनए का पूरा क्या नाम है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं इसी पे कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। देखिए अम्ल भी कह सकते हैं, एसिड भी कह सकते हैं, आप अम्ल भी कह सकते हैं और एसिड भी कह सकते हैं। तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड कह सकते हैं। दोनों में से कोई एक शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में हम अंतर देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। सबसे पहले पॉइंट देखो, मैंने बार बार कहा कि अंतर आप जब भी दीजिएगा तो आप पॉइंट बाय पॉइंट दीजिएगा।
जितना पॉइंट देंगे उतना अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा। और आपका लिख देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मान लो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा, हम ही लिखे हैं तो कैसे, लेकिन जितना ही बढ़िया से आप लिखेंगे उतना ही बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। जितना पॉइंट देंगे और उतना बेटर नंबर मिलेगा आपको। तो पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा, देखिए जो डीएनए है उसमें कहता है कि जो इनकी शर्करा वाली भाग होता है वो डीऑक्सी राइबो होता है। इसमें कह रहा है कि जो इनकी शर्करा वाला भाग होता है, जो शर्करा स्थान माना जाता है, उसमें डीऑक्सी राइबो होता है। लेकिन जब आरएनए की बात करेंगे तो उसमें कहता है कि राइबोस होता है। इसमें डीऑक्सी राइबो होता है और इसमें राइबोस होता है। पहला डी डीऑक्सी, आर राइबोस। इससे आपको अंतर बनाना है। यहां राइबोस शर्करा पाई जाती है और यहां डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। आइए पॉइंट नंबर 2 पे, इनमें नाइट्रोजन क्षारक थाइमीन पाया जाता है। कुछ नहीं, अंतर एकदम इजली है। जब यहां कह दिया कि नाइट्रोजन क्षार थाइमीन पाया जाता है डीएनए में, तो बस आरएनए में आप उसको पलट दीजिए कि थाइमीन के स्थान पर यूरेसियल पाए जाते हैं, बस, और कुछ नहीं। यहां आपको नाइट्रोजन क्षार थाइमीन पाया जाता है और यही चीज उसमें भी होता है। बस आपको थाइमीन के स्थान पर उसमें क्या देना है, यूरेसियल, यूरेसियल पाया जाता है। देखिए मैंने लिखा भी कि थाइमीन के स्थान पर यूरेसियल पाया जाता है और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक थाइमीन पाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। यह स्व द्विगुणन द्वारा नए डीएनए का अणु बनाता। देखिए स्व यानी कि स्वयं, ये जो है डीएनए आपका स्व द्विगुणन द्वारा नए डीएनए का अणु बनाता है। लेकिन आरएनए की बात कहा जाएगा तो कहेगा यह प्रायः स्वतः, कह रहा कि प्रायः स्वतः द्विगुणित नहीं हो सकता। ये अगर इसके सापेक्ष देखा जाएगा, ये नई संतति के लिए डीएनए, सॉरी, ये नए डीएनए का अणु स्वयं से बना लेता है स्वद्विगुणन के द्वारा, लेकिन इसमें वो प्रक्रिया नहीं है। ये कहता है यह प्रायः स्वतः द्विगुणित नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है इसमें होने का। पॉइंट नंबर 4 देखो, कोशिका में इसकी मात्रा निश्चित होती है। हाँ, एकदम सिंपल बात है। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं सभी को पता है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक कहना, वो भी बतौले रहना है कि कोशिका पे डीएनए जो है एकदम निश्चित रूप से उपस्थित होती है या वहां पे पाई जाती है। कोशिका पे एकदम निश्चित है। आप जब भी अगर डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं या डीएनए का खोज करना चाहते हैं तो आप कोशिका पे जाइए, कोशिका पे जाइए, कोशिका के केंद्रक पे जाइए या कोशिका पे जाइए, वहां आपको डीएनए निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आरएनए में जब बात करता है तो कोशिका में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। कहीं पे हो सकती है, कहीं पे नहीं भी हो सकती है, और होगी भी तो एक दूसरे के सापेक्ष अलग अलग आपको होगी, भिन्नता दिखाई देगी। अब आइए पॉइंट नंबर 5 पे देखते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर होते हैं। हमारा डीएनए जो है अपने प्रोटीन के लिए, यह संश्लेषित क्रिया करने के लिए किस पे निर्भर होता है, आरएनए पर होता है। लेकिन जब आरएनए की बात कही जाएगी तो कहे ये सीधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कूटलेखन करता है या करते हैं। ये कूटलेखन करते हैं संश्लेषण के लिए किस पे, प्रोटीन पे। लेकिन ये कह रहा है कि प्रोटीन के लिए संश्लेषण किसके करते हैं, आरएनए पे निर्भर रहते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखो, यह अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। देखो सही बात, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, सभी को पता है कि एक पीढ़ी से यानी पापा से या दादा से जो भी कह लें, ये जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। वही बात कहा कि यह अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। कौन, डीएनए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी अंतर दे सकते हैं कि डीएनए एक जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन एमआरएनए में कुछ विषाणुओं के अतिरिक्त यह किसी जीव का आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। बस कुछ ही ऐसे विषाणु हैं जिनके ये आरएनए आनुवंशिक पदार्थ बक्या जीवों का तय बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, बस कुछ विषाणु का है। तो ये डीएनए व आरएनए में अंतर,
इसको नोट करो। अब चलते हैं हम रुधिर एवं लसिका में अंतर देंगे। चलो आओ अब पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, लसिका एवं रुधिर में अंतर। हम सबसे पहले धमनी और सीरा में देखे थे, फिर डीएनए और आरएनए में देखे थे, आप लसिका एवं रुधिर में देखेंगे। देखो ये 3 अंतर हम आपको इसलिए दे दिए है ना कि हमारे परीक्षा में जो है ना लगातार इन तीनों से एक क्वेश्चन पूछता रहता है, एक क्वेश्चन बार बार, हर साल तीनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर अंतर पूछेगा उसमें, और भी अच्छा खासा नंबर देता है, 4 नंबर कम से कम, बहुत मस्त 4 नंबर। अब बहुत इजीली क्वेश्चन होता है। हम देखो हर पार्ट में बोलते गए हैं कि जब भी आप अंतर दीजिएगा तो पॉइंट बाई पॉइंट ही दीजिएगा, ताकि आपका लेखन, आपका अक्षर और आपकी कॉपी भी भरे और सुंदर भी लगे, ये भी ध्यान देंगे। आइए देखते हैं लसिका एवं रुधिर में क्या अंतर है। देखिए पॉइंट नंबर 1 पे चलेंगे। ये कह रहा है कि यह लसिका तंत्र का लसिका जो है हमारे तंत्र का निर्माण करती है। लसिका जो है हमारे तंत्र का निर्माण करती है या करता है, लेकिन वही जब हम रुधिर का बात करेंगे तो ये कहता है कि ये रुधिर जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। अब देखो ऐसे भी देख लो कि रुधिर का काम क्या है। रुधिर का काम है, अरे भाई ये रुधिर एक प्रकार का खून तो है ही, ब्लड तो है, जान रहे, तो ये संचार होता है, परिसंचरण का निर्माण का, तभी ना एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तंत्र में। और इनका क्या काम है, देखो लसिका का, देखो यह लसिका तंत्र का निर्माण करती है। लसिका मतलब समझते, एक सफेद पदार्थ होता है एकदम, जैसे आपको मैं ये बताऊं, प्याज देखें तो प्याज का जो मध्य भाग है, नहीं हाँ मध्य भाग जो है एकदम लसिका की तरह पतली झिल्ली एक होती है। आप किसी भी मांस को कट अपना उत्तक कट कर देखो ना, इसके नीचे एक लसिका आपको दिखाई देगी, तो ये लसिका है। तो लसिका कह रहा है कि तंत्र का निर्माण करता है और यह रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है रुधिर। 2 नंबर पे देखिए, इसमें आरबीसीएस नहीं पाई जाती है, एकदम सिंपल से बात, क्योंकि इनको क्या जरूरत है, आरबीसीएस इनको क्या जरूरत है, एक सफेद पदार्थ है, लेकिन इनमें आरबीसीएस पाई जाती है, रेड रुधिर कणिका। अरे भैया खून लाल रहेला, ऐसे में आरबीसीएस पावल जाले, और इनमें ये कैसा रहेला, सफेद, इसलिए इसमें आरबीसीएस नहीं पाया जाता है, उसमें आरबीसीएस पाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 पे देखो, ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग ही नहीं होता है। देखो जल का जैसे मैंने स्वाद कहा, या जल का रंग, तो जल स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन तीनों होता है। तो उसी प्रकार जो लसिका होती है ये रंगहीन होती है, कहीं कहीं आपको व्हाइट भी दिखाई देती है, कहीं कहीं आपको पीली दिखाई देती है, कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार आप देखेंगे तो हल्का भूरे कलर का भी दिखाई देती है। तो इसलिए इसका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन। लेकिन यही जब रक्त की रुधिर का बात जब कहा जाए तो रुधिर लाल रंग युक्त होता है, यानी कि रुधिर हिंदी में खून, अंग्रेजी में ब्लड और जीव विज्ञान में रुधिर या रक्त। रक्त, जीव विज्ञान में रुधिर या रक्त बोलेंगे, हिंदी में खून कहा जाए, अंग्रेजी में ब्लड तो है ही है। ये लाल रंग युक्त होता है, खून या ब्लड या रक्त या रुधिर ये लाल होता है, इसलिए इसको कहा जाए कि लाल रंग युक्त होता है। आइए 4 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। देखो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता लसिका में ही पाई जाती है, लेकिन यहां लसिका में पाई जाती है। और रुधिर में क्या करा कि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कम होता है। देखो लसिका यहां भी शब्द लिख दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से तो रुधिर होना चाहिए। थोड़ी सी 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं। ठीक है, आइए, कह रहा है कि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। यहां जब लसिका का बात करेगा तो कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है, और यही लसिका जब रुधिर में पाई जाती है, रुधिर में लसिका पाई जाती है जो, क्योंकि रुधिर में भी एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो उसमें जो लसिका होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है।
इसलिए वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। आइए इसमें देखते हैं 5 नंबर, रक्त की तुलना में ऑक्सीजन कम पाई जाती है। रक्त की तुलना में कह रहा है, अगर हमारा परिसंचरण तंत्र में रक्त जो बह रहा है ना, उसकी तुलना में अगर कही जाए बात, यहां वो ही बात कर रहा है कि तुलना में ऑक्सीजन की कम पाई जाती है। ऑक्सीजन क्या होता है? कम, क्योंकि वहां रक्त ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन वही उल्टा इधर करते हैं। अब क्या कर रहा है इसमें 5 नंबर, लसिका की तुलना में अधिक पाई जाती है। अब देखिए यहां कह रहा है कि लसिका के तुलना में, अगर रुधिर में लसिका देखा जाए तो उसके तुलना में रक्त में क्या अधिक पाई जाती है। अब पॉइंट नंबर 6 देखिए, लिम्फोसाइट की संख्या अधिक होती है किसमें? लसिका में होती है। लिम्फोसाइट की मात्रा अधिक होती है किसमें होती है? लसिका में। अब कह रहा है कि रुधिर में लसिका की तुलना में, देखो भैया लसिका ये है, इसकी तुलना में हम रुधिर को चेक करेंगे, लिम्फोसाइटिस की मात्रा संख्या कम पाई जाती है। इसके सापेक्ष अगर रुधिर में देखा जाएगा तो उसमें लिम्फोसाइटिस की संख्या कम मात्रा में पाई, लेकिन इसमें अगर रुधिर देखा जाएगा लसिका में तुरंत डायरेक्ट, तो इसमें संख्या अधिक होती, इसमें संख्या अधिक होती है। इससे सापेक्ष अगर रुधिर में देखेंगे तो संख्या कम होती है। ये 3 अंतर हमने आपको दे दिया और इस अंतर को आप ध्यान से पढ़कर जाएंगे। 100% है कि एक तो फंसेगा जरूर, कोई ना कोई, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको फंसेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।